शारदे माँ अमर वरदे, हृदय में मृदु भाव भर दे, हृदय में मृदु भाव भर दे। शारदे माँ अमर वरदे, शारदे माँ अमर वरदे। मैं न जानूं गीत क्या है, मैं न जानूं गीत क्या है, भाव भाषा प्रीत क्या है, सफलता की रीत क्या है, स्नेह अंतर में छुपा है, अब उसे उन्मुक्त कर दे। शारदे माँ अमर वरदे, शारदे माँ अमर वरदे। हृदय में मृदु भाव भर दे, हृदय में मृदु भाव भर दे। शारदे माँ अमर वरदे, शारदे माँ अमर वरदे। पास तेरे आस कुमां, पास तेरे आस कुमां, राह तेरी जास कुमां, प्रेम तेरा पास कुमां, गीत तेरे गास कुमां। सहज सुंदर और स्वर दे, शारदे माँ अमर वरदे, शारदे माँ अमर वरदे। हृदय में मृदु भाव भर दे, हृदय में मृदु भाव भर दे। शारदे माँ अमर वरदे, शारदे माँ अमर वरदे, शारदे माँ अमर वरदे। आज की इस एक दिवसीय नेशनल अचीवमेंट सर्वे विषय पर हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय उपायुक्त चंबा श्री डी राणा जी, हमारे शिक्षा उपनिदेशक हायर श्री प्यार सिंह चाड़क जी, साथ में हमारे नेशनल अवार्डी टीचर श्री विकास महाजन जी, हमारे पूर्व जिला परियोजनाधिकारी श्री सुमन मिन्हास जी, आप सभी बाहर से आए हुए हमारे ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, BRCs, CSTs, SMC के सदस्यगण, आप सभी का डाइट चंबा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हमारे बीच में हमारे स्टेट के रिसोर्स पर्सन भी पहुंच चुके हैं। आपका भी इस कार्यशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। अब मेरा आग्रह रहेगा हमारे उप शिक्षा निदेशक महोदय जी से कि कृपया हमारे आज के मुख्य अतिथि उपायुक्त चंबा जी को आप बैज लगा करके तथा स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें। धन्यवाद सर। ये संस्थान की ओर से एक छोटी सी भेंट हम अपने अतिथियों को देना चाहते हैं।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे और माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे, तो एक माँ का चित्र हम भेंट स्वरूप अपने अतिथियों सामने मैडम सामने श्रीमान आदित्य जी हमारे बीच में राज्य परियोजना कार्यालय शिमला से पधारे हैं। इनको भी हमारे जिला चंबा के माँ भद्रकाली की मैडम सामने जी एक तस्वीर संस्थान। मेरा आग्रह रहेगा हमारे इस कार्यशाला के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस्टर रविंदर कंवर जी से कि आप उनको आप बैच लगाकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सामने मैडम हमारे उप शिक्षा निदेशक महोदय जी को कि कृपया आप मंच पर आएं। हमारे मुख्य अतिथि बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का एवं इस कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत एवं इस कार्यशाला की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री DC राणा जी, श्री विकास महाजन जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान में इंस्पेक्शन विंग चंबा में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत हैं। सुमन मिन्हास जी, जो कि पूर्व में डाइट के DPO रहे हैं, अभी आज की वर्तमान में ये भी प्रधानाचार्य हैं इंस्पेक्शन विंग चंबा में। मैडम भूमिका खन्ना जी, उनके साथ बैठे स्टेट से आए ऑब्जर्वर आदित्य जी, हमारे चंबा जिला के भिन्न भिन्न स्कूलों से आए हुए प्रिंसिपल साहिबान, हेडमास्टर साहिबान, BO साहिबान, BRC साहिबान, CST साहिबान, अन्य अध्यापक बंधुओं, SMC के जितने भी मेंबर साहिबान यहाँ पे आए हैं, साथ में डाइट फैकल्टी के समस्त स्टाफ सदस्यगण और डाइट चंबा की प्रशिक्षु छात्राएं, मैं आप सभी का इस वन डे डिस्ट्रिक्ट लेवल की वन डे जो कंसल्टेशन वर्कशॉप है ऑन नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसमें आप सभी का और ख़ासकर हमारे आज के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री DC राणा जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यशाला की शोभा बढ़ाई है। और जैसे हमने 2-3 दिन पहले इनसे आग्रह किया था, तो हालांकि अभी 11 बजे इनकी एक ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन हमारे आग्रह पर इन्होंने 10 बजे यहाँ पधार कर हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। उसके लिए मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। ये जो हमारी महोदय वन डे की जो वर्कशॉप है नेशनल अचीवमेंट सर्वे पे होनी है, तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है NCERT की ओर से समय समय पर किया जाता रहा है। और इस अचीवमेंट सर्वे में 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं वो अलग अलग विषयों में, खासकर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब्जेक्ट्स के बच्चों का एक सर्वे किया जाता है और ये पूरे भारतवर्ष में होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कौन से स्कूल में होना है, तिथि तो इसकी निर्धारित होती है, लेकिन कौन से स्कूल में होना है इसका किसी को पता नहीं होता है। जिस दिन ये सर्वे होना होता है उस दिन अचानक
जो टीम है NCERT की टीम वो उन स्कूलों में पहुंच जाती है जहां पे ये सर्वे होना है। और ये जो खासकर जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है ये सभी स्कूलों में होता है, चाहे ये स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हों, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हों या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हों, इन सभी स्कूलों में ये सर्वे जो महोदय कराया जाता है। और इसकी अवधि जो है वो 3 वर्ष के बाद होती है। जैसे पहले सर्वे जो 2017 के बाद आज की हमारे पास जो रिपोर्ट है इसकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की, वो वर्ष 2021 की है। नवंबर 2021 में इसका सर्वे हुआ था। तो ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है ये एक जो शिक्षा प्रणाली है हमारी उसका मूल्यांकन भी करती है और उसकी परख भी करती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो किस तरह की है। और ये जो महोदय इस बार नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें इसका स्तर जरूर निम्न हुआ है कि जो हमारे स्कोर्स रहते थे, चाहे वो नेशनल लेवल पे थे, चाहे स्टेट लेवल पे थे, चाहे वो जिला स्तर पे थे, उसमें गिरावट जरूर आई है। लेकिन महोदय एक इसका मुख्य कारण एक जो मैं मानता हूँ वो कोरोना काल भी रहा है, क्योंकि वर्ष 2020 के शुरू में ही पूरे हिंदुस्तान में कोरोना आया और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे। उसकी एक वजह मैं मान सकता हूँ, लेकिन उस दौरान भी शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से एक हर घर पाठशाला की वेबसाइट के माध्यम से सभी स्कूल बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे और उस हर घर पाठशाला के माध्यम से जो स्टडी मटेरियल जो बच्चों तक घर द्वार तक पहुंचाया गया है। लेकिन क्योंकि हमारा चंबा जिला खासकर हिमाचल का पूरा क्षेत्र ही और विशेष रूप से जो चंबा जिला है वो जोग्राफिकल कंडीशन इसकी ऐसी हैं कि हर एक जगह नेटवर्क इश्यूज भी रहे हैं। कई बच्चों के पास जो डिजिटल डिवाइसेस थे, चाहे वो लैपटॉप थे, चाहे वो हमारे कंप्यूटर्स थे, वो सभी लोगों के पास नहीं थे और उसका भी शायद एक कारण रहा है जिसमें इसका स्तर जो है वो अचीवमेंट सर्वे का जो स्तर है वो हमारा डाउन हुआ है। और ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे महोदय कि आने वाले समय में जब ये 2024 में जब इसका दोबारा से सर्वे होगा तो हम ये आप लोगों को महोदय आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा चंबा जिला इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। ऐसा हम मिलजुल कर सभी प्रयास करेंगे ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो आज की हालात हमारे इस सर्वे में हुई है वो आने वाले समय में 2024 में ना हो। और क्योंकि सभी हमारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बैठे हैं तो एक आग्रह मैं आप लोगों से भी जरूर करना चाहूँगा कि हालांकि कुछ कमियां जरूर रही हैं, चाहे वो हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस रही हों, चाहे जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं बच्चों के पास अवेलेबिलिटी की बात हो, लेकिन हमें भी इसमें और प्रयास करना था या आगे करना चाहिए। जैसे मैंने देखा है, मैं महोदय जब ये कोरोना काल आया था तब मैं भरमौर में प्रिंसिपल था और उस वक्त केमिस्ट्री का लेक्चर वेकेंट पोस्ट थी चली हुई, तो मैं केमिस्ट्री का लेक्चर रहा हूँ। मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाया करता था बच्चों को जब ऑफलाइन भी क्लासेस चली हुई थी। लेकिन जब एकदम जब ये कोरोना काल आया तो ये जो मटेरियल स्टेट लेवल पे तैयार हुआ था, हमारे अध्यापक बंधुओं ने बहुत मेहनत करी थी और जो उसका कंटेंट था जो हर घर पाठशाला के माध्यम से पहुंच रहा था वो एक बहुत बढ़िया कंटेंट था। लेकिन इसमें कमी ये रहेगी कि हमारे अध्यापक बंधुओं ने भी, मेरा ये मानना है क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं तो उस जो डिजिटल जो हमारे पास कंटेंट आता था मैं पहले उसको आधे घंटे का वीडियो होता था उसको मैं खुद स्वयं देखता था, उसके बाद फिर ग्रुप में फॉरवर्ड करता था। और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने भी 18-20 साल केमिस्ट्री लेक्चर रहा हूँ, उस ढंग का लेक्चर शायद मैंने भी नहीं दिया हो जिस तरह से वो कंटेंट हमारे स्टेट में जो लोग बैठे थे शिक्षक बंधु उन्होंने तैयार किया था। लेकिन हुआ क्या कि वो टीचर ने उस कंटेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया और उसकी पूरी प्रॉपर तरह से जो मॉनिटरिंग होनी थी वो शायद नहीं हो पाई। और दूसरा, कई बच्चों के पास तो डिवाइसेस नहीं थे, डिजिटल डिवाइसेस, लेकिन जिन बच्चों के पास भी डिजिटल डिवाइसेस थे तो क्योंकि स्कूल टीचर्स का तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था बच्चों के साथ, लेकिन पेरेंट्स ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज हमारे बीच एसएमसी के मेंबर्स साहिबान भी मौजूद हैं, तो मैं ये रहूँगा पीछे जो हुआ उसको हम भूल जाएं, लेकिन आने वाला जो समय में हम सभी संगठित होकर शिक्षा को क्षेत्र को आगे ले जाने में अपना सहयोग करें। क्योंकि खाली एक आदमी के प्रयास से या वन साइडेड प्रयास से बात नहीं बनेगी।
प्रयास हम अध्यापक बंधुओं को भी करना पड़ेगा, बच्चों को भी करना पड़ेगा, बच्चों के पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उनका भी सहयोग इसमें अपेक्षित है। तभी हम इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और जो हमारे जिला को एक एस्पिरेशनल जिला का दर्जा केंद्र सरकार की ओर से दिया हुआ है, इससे भी हम उभर पाएँ, इसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्री DC राणा जी, उपायुक्त महोदय चंबा, वो ना केवल बाकी विभागों में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष रुचि रखते हैं। जब भी हमने इनसे कभी किसी भी कार्य के लिए, शिक्षा से जुड़े कार्य के लिए आग्रह किया है तो इन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया है, बिना कुछ कहे उसको माना है। जैसे इस वर्कशॉप की बात करूं तो आज हालांकि इनके पास समय कम है, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे आना उचित समझा है। और इसका ये कारण मैं ये भी मानता हूँ कि शायद इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो शायद शिक्षा से क्षेत्र से ही शुरू हुई थी। इन्होंने DAV कॉलेज चंबा में अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है वो एज ए जलंधर में शुरू किया है। और इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी शिक्षा विभाग में अभी चंबा बॉयज स्कूल में बायोलॉजी की लेक्चरर हैं। और मेरा ये मानना है कि शायद यही वजह है कि इनका शिक्षा के क्षेत्र से विशेष लगाव है। और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ इनकी भी बात मैं जरूर रखता हूँ, स्कूल के बच्चों के साथ भी ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं तो इनको जब ये भरमौर में SDM हुआ करते थे मैं तब से जानता हूँ। ADM कंवर जी होते थे, बहुत बढ़िया जोड़ी थी और भरमौर के आगे ले जाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी हमारे भी जो मुख्य अतिथि है वो भी अपना वक्तव्य देंगे। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेता हुआ, खासकर मुख्य अतिथि महोदय का ज़्यादा समय न लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और महोदय आपका एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, आप इस वर्कशॉप में आए, हमें अपना धन्यवाद। धन्यवाद मैम, नमस्ते। अब चाहती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ऑनरेबल के तो हजारों इंसान हैं। वेलकम सर। नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेके जो आज बचत भवन में डाइट द्वारा और SSA जो स्टेट ऑफिस है उसके द्वारा जो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, आपने मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मंच पर विराजमान श्री प्यारचंद चाटक जी, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, श्री महाजन जी जो हमारे नेशनल अवार्डी भी हैं, श्री सुमन जी जो डाइट में रहे हैं प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल डाइट और डाइट की सारी फैकल्टी, बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, अलग अलग स्कूलों से आए हुए प्रिंसिपल्स, पार्टिसिपेंट्स। अच्छी बात है कि SMC मेंबर्स भी आज की इस कार्यशाला में शामिल हैं और मीडिया से मेरे फ्रेंड्स। मुझे कुछ टाइम पहले डाइट में हम एक एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन पे गया था, तो वहाँ पे नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो आउटकम था हमारा 2021 का, उसको देखने के लिए मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि उसकी एक प्रेजेंटेशन दी जाए। और उसके साथ साथ हमारी जो इंस्पेक्शन विंग है उनसे भी मैंने चाहा था कि वो भी ज़रा अपनी फाइंडिंग शेयर करें कि उन्होंने स्कूलों में इंस्पेक्शन में क्या पाया, क्या कमियाँ हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है, क्या इश्यूज़ हैं जो डिसीजन मेकिंग जिसमें रिक्वायर्ड है। डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि शिक्षा से मेरा पुराना नाता है। स्टार्टेड माय करियर एज अ लेक्चरर, टॉट इन गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर एंड DAV जलंधर फॉर अराउंड 4 years। और उसके बाद वर्ष 2013 में आई रिमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान फॉर फ्यू मंथ्स, 9 months, बट आई विजिटेड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, हैड मीटिंग विद प्रिंसिपल्स, डाइट, डिप्टी डायरेक्टर, BRCs एंड एवरीबडी। उसके बाद फिर मैं लगभग 1.5-2 साल मुझे लगता है एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहा। उन कारणों करके शिक्षा का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी डेवलपमेंट में और उस पर फोकस होना चाहिए। मुझे 2 बार कोरिया जाने का मौका मिला अलग अलग अवसरों पे, और एक अवसर तो शिक्षा से ही संबंधित था जिसमें थीम था 1-to-1 कंप्यूटिंग।
कि किस तरह से कंप्यूटिंग डिवाइसेस से टीचिंग हो सकती है। बच्चे के पास भी कंप्यूटिंग डिवाइस होगी और जो पढ़ा रहा है उसके पास भी होगी। और एक कोरिया के स्कूल में जाने का मौका मिला। अगर हम इंडियन वैल्यू के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है 70-80 करोड़ रुपए का स्कूल होगा, जिसमें कॉलेज जैसे एमिनिटीज़ थी, रोबोटिक्स वहाँ पढ़ाई जा रही थी। तो उन सारी चीज़ों को देख के फिर हमने कोरिया के बारे में भी जानने, क्योंकि वो बाहर जब आप जाते हो तो अपने कंट्री के बारे में बताने में बड़ा दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड। हमारी तरह ही कोरिया एक ऐसा देश था जो बहुत गरीब था, बहुत ख़राब हालत थी, शायद हमारे से भी ख़राब हालत थी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ा एक कंट्री है, बहुत डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अनाज की सच कोई उस तरह का सीरियस इशू नहीं है। लेकिन कोरिया एक डेवलपिंग कंट्री से, एक पुअर कंट्री से, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से आयल से वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना। और कोरिया जो है वो आज डेवलप्ड नेशन है। वो ग्रांट लेता नहीं है, ग्रांट देता है। और उसके पीछे एक मुख्य कारण था उनका शिक्षा। कोरिया ने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया और तभी तो उनके स्कूल उस तरह के हैं, उस तरह के वहाँ पे एमिनिटीज़ हैं और फोकस है एजुकेशन पे। तो मुझे लगता है शिक्षा हमारा फेट भी चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है, बहुत हमने अचीवमेंट किया है, तभी तो आज आप देखते हैं बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें सीईओज इंडियंस हैं, मैक्सिमम कंपनीज में आईआईटी से, आईआईएम से निकले हैं। तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लेवल पे। बट जो स्कूल एजुकेशन है, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन है, उसमें सीरियस चैलेंजेस हैं। आप जानते हैं, मुझे भी जानकारी है, पेरेंट्स भी जानते हैं। लेकिन इसको कैसे ओवरकम करना है, मुझे लगता है बहुत सीरियस थिंकिंग की आवश्यकता है। ऐसा नहीं थी पहले जो हमारे सरकारी स्कूल थे वो ख़राब थे। पहले आप कोई भी मैट्रिकुलेट निकलता था, उसकी लैंग्वेजेस में कमांड, उसकी विषयों पे कमांड बहुत ज़बरदस्त होती। लेकिन वही कमांड आज ग्रेजुएट की नहीं है जो एक मैट्रिकुलेट की होती थी, 12th की होती। तो क्या कारण रहे? हम भी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। मुझे कहीं पे किसी तरह पे ये नहीं लगा कि वहाँ पे कोई, जैसे प्राइमरी में थे मुझे लगता है 2 टीचर ही होते थे, बैठने की समस्या होती थी, बारिश होती थी तो बच्चों को कहाँ बिठाना ये इशू होता था। तो 3 टीचर मुझे नहीं लगता याद कभी थे प्राइमरी में, ऑलवेज 2 ही होते थे। और मैट्रिक जहाँ की जिस स्कूल में, तो वहाँ पे टीचर्स की कमी शायद कभी कभी होती थी, कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप शायद उन चीज़ों को नहीं सोचते। लेकिन टीचर्स की कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, बट टीचर्स कमिटमेंट वॉज फुल। और स्कूलों में इंस्पेक्शन मुझे भी अभी भी याद है, जब स्कूलों की इंस्पेक्शन होती थी तो सारे डरे होते थे कि डीओ आ रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आ रहा है, और एक टेरर होता था। और वो सीधे क्लास में जाते थे और बच्चों से सवाल पूछते थे, और उसके बेस की स्कूल की असेसमेंट होती थी। हम NAS की बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक नेशनल लेवल अचीवमेंट सर्वे है कि हम किस स्तर पे हैं। और हमने जो एक एजुकेशन पॉलिसी बना रखी है, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हम बनाते हैं, या हमारी ओवरऑल जो शिक्षा के प्रति हमारी जो पॉलिसी है उस पर कोई क्या समस्या क्या। इस बीच पुराने समय में और अब में प्राइवेट स्कूलों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया। मे भी बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट वहाँ चले गए, मे भी ब्राइट या जिनके पास पैसे हैं, सारे तो नहीं जाते। और कोई स्टूडेंट ब्राइट हो उसके लिए उसको अमीर होना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और आपस में उसका कोई लिंक नहीं है। तो मैंने जब डाइट में नेशनल अचीवमेंट सर्वे का देखा तो बड़ी चिंता की विषय है कि हम पूरे स्टेट में धरातल पे सबसे एंड में 12th में। और मैं इसमें अभी देख रहा था कि टीचिंग के लिए जो रिक्विजिट चीज़ें हैं, जैसे 88% स्कूल हेड्स ने बोला कि उनके पास क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ है। 88% इज अ ह्यूज नंबर। 100 होना चाहिए आइडियल, बट 88 इज नॉट पुअर। और 61% स्कूल हेड्स ने बोला कि उनके पास जो है सपोर्टिंग स्टाफ भी है। मतलब आपका मिड डे मील चलाते हैं, आपके क्लरिकल का काम करते हैं,
या दूसरे काम करते हैं। 43% टीचर्स का हेड्स का ये कहना था कि वो ऑडियो विजुअल एड्स उनके रिसोर्सेज हैं उनके पास, कमी है इस चीज़ पे अगर हम देखें। लेकिन आजकल हर घर में डिवाइस है, हर घर में इंटरनेट है, तो उस कमी को हम वहाँ पे भी पूरा कर सकते हैं। 52% ने ये कहा कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज है। मैं काफ़ी स्कूलों में गया, बट जनरली लाइब्रेरीज का जिस तरह से स्कूलों में यूज़ होना चाहिए था, शायद मुझे लगता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बच्चों को बैठने दो, फर्नीचर टूटता है टूटने दो, किताबें फटती है फटने दो। अगर नहीं है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक बार पोर्टमोर स्कूल गया था, जो शिमला का, हिमाचल का अच्छा स्कूल मानते हैं, शिमला का बेस्ट स्कूल मानते हैं सरकारी क्षेत्र में। वहाँ पे किसी IT कंपनी ने एक IT लैब सेटअप की थी। मेरे ख्याल से 2 साल हो गए थे उसको, और जब हम उसमें देखने गए तो जो चेयर का जो प्लास्टिक के जो कवर थे ना, वो भी नहीं खुले थे, ताले लगे हुए थे उस पर। दैट वॉज मेंट फॉर स्टूडेंट्स। खोलने दो, खराब होने दो कंप्यूटर, सो व्हाट। बट अगर आप उसको अलाउ ही नहीं करेंगे, फिर हमने एक टीचर को कहा, सेक्रेटरी भी हमारे साथ थे एजुकेशन के, यो आपका कैन क्या बोलते हैं उसको, कियान चला के दिखाओ। वॉल्यूम ही नहीं कंट्रोल करने आ रहा था। तो मतलब वो चिंता का विषय है। एंड 99% हेड्स ने ये कहा कि जी बच्चे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट होंगे तभी मेंटली अलर्ट होंगे, तभी आगे उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स हैं, वो बेहतर होंगी। हम वर्ष 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सही समय है अपने अंदर झांकने का, अपनी कमियां देखने का। बहुत सारी समस्याएं हैं चंबा जिला में, मानता हूँ। इवन मैंने कुछ ऐसे स्कूल देखे हैं, मैंने विजिट भी किए हैं, जहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे बैठे हैं। 200 बच्चे थे एक स्कूल में, बट टीचर्स नहीं। प्राइमरी मतलब 10th लेवल पे थे, बट +2 लेवल पे नहीं थे। वो कमियाँ हैं, बट ऐसी कमी मुझे लगता है हर जगह नहीं है। एटलीस्ट हमारे अर्बन एरिया के स्कूल हैं, वहाँ पे हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ब्लॉक हेडक्वार्टर के स्कूल हैं, सब डिवीजन आपके तहसील, सब तहसील लेवल के स्कूल हैं, उन पे हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ ना टीचर्स की कमी है, वहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ना ऑडियो विजुअल एड की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये अच्छी बात है कि हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर चिंतित हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगली स्ट्रेटेजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले असर की रिपोर्ट आती थी, जो हमारी काफ़ी फजीयत करवाती थी, सभी जानते होंगे। काफ़ी टाइम से सुना नहीं, पता नहीं आती है अभी भी, बंद होगी। प्रथम करके एक ऑर्गेनाइजेशन से जो असर की रिपोर्ट निकालती थी, प्राइमरी स्कूल में वो जाते थे और बच्चों से बेसिक से लिटरेसी, न्यूमरेसी के बारे में प्रश्न पूछते थे, और उसके बेस पे रिपोर्ट जनरेट होती थी। हमारी अपनी रिपोर्ट जनरेट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। एक जब हम सर्व शिक्षा अभियान में से थोड़ा सा एजुकेशन में अंदर और जाने का मौका मिला, समझने का, एक चीज़ बड़ी क्लियर निकल के आई है, और ये मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है, कि जो स्कूल हेड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि स्कूल कैसे चलेगा। वहाँ टीचिंग लर्निंग होगी या नहीं होगी, डिसिप्लिन होगा या नहीं होगा, बच्चे फोकस होंगे नहीं होंगे, करिकुलम किस तरह से ट्रांजैक्ट होगा, उस पर निर्भर करता है। तो स्कूल हेड का होना और उसकी कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक तो मुझे लगता है ये उनकी ट्रेनिंग्स भी होती थी, बहुत सारे स्कूल हेड्स को स्कॉटलैंड वगैरह भी भेजा गया, ताकि वो वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पे बड़ा इस पे फोकस था कि स्कूल हेड्स को आप ओरिएंट करिए, क्योंकि स्कूल तो उन्होंने ही चलाना है, उन्होंने ही देखना कि टीचर जाके पढ़ाएं, वो ट्रांजैक्ट करें बिजनेस जो जिस तरह से होना चाहिए। टीचर्स में कोई कमी है तो उनकी ट्रेनिंग वो हर साल होती है सर्व शिक्षा अभियान में। तो एक तो मुझे लगता है हमें स्कूल हेड की ओरिएंटेशन, जो डिप्टी डायरेक्टर हायर एलिमेंट्री हैं, उनको ज़रूर उस पर फोकस करना चाहिए। और एक तो रादर हमारा सजेशन ये भी था कि जब कोई स्कूल हेड बनता है उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। वो पढ़ाने के अलावा बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करता है। और जैसे मैंने कहा कि ये कोई मिस्ट्री नहीं है। मान जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर ही है, वो ठीक है, वो सारे काम नहीं करता, जिला अपने आप चलता है। ऐसा गलत फहमी है कि वो जिला चलाता है, मुझे लगता है जिला चलाता है। जिले में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो चलाता है, बट एक डायरेक्शन वो देता है, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करता है। तो
हर मुखिया, जैसे हमारे चाहे प्रधानमंत्री ले लें, मुख्यमंत्री ले लें, मंत्री ले लें, है ना, वो सभी दिशा देते हैं और वो तय करते हैं अपने विभाग का, अपने प्रदेश का, देश का भविष्य। तो इसी तरह से स्कूल हेड जो है वो स्कूल की दिशा तय करता है। तो उसको लेके मुझे लगता है हमें जरूर फोकस करना चाहिए और उनके साथ रेगुलर रिव्यू होना चाहिए। हम जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क, फाइनेंसेस, इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, बट टीचिंग लर्निंग पे डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मेरा ये सजेशन था कि, और वो भी मेरा अपना जो मैं सुनता आ रहा हूँ अध्यापकों से, कि प्राइमरी टीचर्स का ये कहना है कि वो इस करके बच्चों को बेसिक उनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते क्योंकि टीचर्स नहीं हैं। बट हमारे ठीक है, बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ सिंगल टीचर्स होंगे, जहाँ पे एक भी टीचर नहीं होगा, डिप्यूट किए हैं, या आइडियली हर क्लास पे एक टीचर होना चाहिए, नहीं है, लेकिन उनके फंडामेंटल वहीं ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो आगे आगे मिडल वाले बोलेंगे हमने क्या करना, प्राइमरी वालों ने तो कुछ किया ही नहीं। हाई वाले बोलेंगे तो जिन्होंने तो मिडल में कुछ नहीं सीख के आया, एंड दैट ब्लेम गेम्स कॉन्टिन्यूज। तो हम सेशन के शुरू में 15 दिन से 1 महीना, व्हाई डोंट वी फोकस ऑन रेमेडियल टीचिंग। मेरा डिप्टी डायरेक्टर साहब से मेरा अनुरोध है और मैंने इनको कहा है कि हम कम से कम इस साल अप्रैल में अभी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, हमारी विंटर की ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। आप कम से कम 15 दिन से 1 महीना जस्ट बच्चों के बेसिक फंडामेंटल्स, मैथ्स के कितने फंडामेंटल्स हैं, हम स्कूलों में जाते हैं, एक छोटा सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देते हैं गुणा का, दशमलव की गुणा, बच्चे नहीं कर सकते, करते ही नहीं। मुझे कभी आज दिन तक, मैं चंबा का ही देता हूँ, मैं बाकी जगह तो नहीं गया, बट चंबा के स्कूलों में मुझे उस प्रश्न का जवाब नहीं मिला। 0.1 गुणा 0.1, क्या इतना डिफिकल्ट है ये? तो बेसिक सी चीजें हैं, गुणा, भाग, जमा, घटाना, खड़े होके अंग्रेजी पढ़ लेना, छोटे छोटे टेंसेस की ज्ञान होना। अगर हमने थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी बढ़ा दी, थोड़ी सी उनकी मैथ्स की बढ़ा दी, मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं है, किसी स्टेज पे भी बच्चे सीख सकते हैं। वो रेमेडियल टीचिंग पे हम जरूर फोकस करें। अभी एक नीति आयोग की टीम भी आई थी हमारे यहाँ कुछ किसी इंस्पेक्शन के सिलसिले में, तो बहुत सारे स्कूलों में गए। ही वॉज एन IAFS ऑफिसर। तो उन्होंने आके मुझे, और शायद डिप्टी डायरेक्टर महोदय भी थे उस मीटिंग में, कि बच्चे जो है मैथ्स में बहुत पुअर है। एक डर है मैथ का, उसको टीचर कैसे दूर करे, कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनकी करवाए। जहाँ तक बाकी तो स्कूलों को आपने चलाना है, आप दिशा निर्धारित करेंगे कि चंबा कहाँ जाएगा। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करेंगे तो, या ऑफिस में स्टाफ आएगा, जब यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे। बाहर से हर कोई घर के नजदीक अपनी कन्वीनियंस से नौकरी करना चाहता है, तभी हमारे डॉक्टर्स होंगे, मेडिकल कॉलेज अभी बनेगा, तभी स्टाफ नर्सेज आएंगे, जब लोकल लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसमें आप लोगों का बहुत योगदान है और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस दिशा में जो है कार्य करेंगे। जहाँ तक जिला प्रशासन की बात है, हम भी इस दिशा में जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाईजूस के साथ एक 30-35 बच्चों का उसका एक बैच चल रहा है हमारा। जो हमारे टॉप 200 बच्चे थे उनका एग्ज़ाम हुआ और उसमें से जो बेस्ट थे उनको लिया गया। बाईजूस के साथ एक और जो उनका जो कंटेंट है वो हम बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय इन टच होंगे, तो आप जिन बच्चों का डेटा देंगे, जिनके पास अपने मोबाइल हैं या जिनके पास पेरेंट्स के मोबाइल हैं, तो उनको लिंक आ जाएगा, कोड शेयर हो जाएगा और उसका कंटेंट देख पाएंगे। जैसे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमने जब हमारा लॉकडाउन था तो टीचर्स ने बहुत अच्छा डिजिटल कंटेंट बनाया। बाईजूस एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने, मुझे लगता है जब मैं एजुकेशन में था तब उनकी ऐप लॉन्च हुई थी विज्ञान भवन में। मैडम श्रीमती स्मृति ईरानी जो मंत्री थी उस टाइम, उन्होंने लॉन्च की थी। और आज बाईजूस जो है $multi-million कंपनी है, क्योंकि उनका जो डिजिटल कंटेंट है एजुकेशन का, आई थिंक वर्ल्ड क्लास है, बेस्ट है। वो कंटेंट हम चंबा के बच्चों को दे सकते हैं। वो आप लोगों से डेटा आएगा बच्चों का, उनके मोबाइल और वो सारे आएंगे, और बच्चे स्कूल के अलावा घर में बैठ के, खासकर पेरेंट्स उनको एनकरेज करें, आप भी उनको एनकरेज करें। देखिए क्लासरूम जो लर्निंग टीचिंग ट्रांजैक्शन है, उसके अलावा अगर उनको हम लर्निंग और लर्निंग हैबिट्स नहीं बनाते तो मुझे लगता है हम ज़्यादा लंबी दौड़ में चल सकते हैं। तो खुद भी एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बच्चों को बुलाएं और इस तरह के रिसोर्सेज का हम यूज़ करें। REC के साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है एक भारत सरकार की, उसके साथ हम
एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं लगभग 2 करोड़ के करीब का है, जिसमें स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हम सेटअप कर रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ यहाँ जो प्रिंसिपल्स बैठे हैं उनके स्कूलों में भी ये चल रहा होगा। SJVNL के साथ हमने 17 स्कूल बनाए हैं जिले में, और 52 ऐसे उसमें भी 2 करोड़ के करीब हमने खर्च किया। और अभी NHPC के साथ हमने एक MOU साइन किया था और लगभग 9 करोड़ हम खर्च करेंगे, जिसमें हम 52 ऐसे स्कूल्स हैं, चाहे कुछ उसमें मिडल थे, कुछ प्राइमरी थे, जिनके लिए बिल्डिंग का प्रावधान किया गया, उसमें काम शुरू हो रहा है और वो फंड्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने रिलीज भी कर दी है सर्व शिक्षा अभियान को। इसके अलावा लाइब्रेरीज हम एक सेटअप कर रहे हैं जिले में, छोटी सी लाइब्रेरी, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आइडिया एक छोटा सा रूम जहाँ पे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने का एनवायरनमेंट मिले, और कुछ कंपटीशन की किताबें वहाँ पे रख रहे हैं और बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, एंड इट इज़ आई थिंक काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इसमें अभी हमने 25 के करीब लाइब्रेरी सेटअप की हैं, और सर ये हम SJVNL के साथ काम कर रहे हैं इस एरिया में। लगभग 20 के करीब लाइब्रेरी का हमारा प्रपोजल भी पाइपलाइन में है, और जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और अभी कल ही नीति आयोग से भी हमारी लगभग 2 करोड़ रुपए की पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप करने का प्रपोजल कल ही थ्रू हुआ है, और इसमें भी 20-22 लाइब्रेरी और सेटअप करेंगे। आप इन लाइब्रेरीज को कभी देखिए, यहाँ पे हरदासपुरा में है, हरदासपुरा में बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती, और बहुत सारे बच्चे चंबा में आके रेजिडेंस ले रहे हैं, क्वार्टर ले रहे हैं, ताकि उन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकें। पढ़ने का एक माहौल चाहिए, जगह चाहिए, स्पेस चाहिए जहाँ पढ़ सकें। तो हम स्कूल की लाइब्रेरीज को अगर बच्चों को वहीं आदत डालें तो मुझे लगता है स्कूलों में तो बहुत सारी लाइब्रेरीज है हमारी, ये तो हम ऐसी लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी आके बैठ के पढ़ सकता है। स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं, ITI के हो सकते हैं। कल ही हमने एक गरनोटा में लाइब्रेरी सेटअप की है, मैंने अपनी टीम भेजी थी फोटोग्राफी के लिए। मैं वहाँ देख रहा था कि वो बच्चे यूनिफॉर्म में भी बैठे हुए थे, नज़दीक के स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे, वो भी स्कूल से बाहर आके उस लाइब्रेरी में बैठे। इसका मतलब स्कूल में लाइब्रेरी की कोई समस्या है, अदरवाइज वो स्कूल से निकल के पंचायत घर में जा रहे हैं जहाँ लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। एक हमारा जो ICDS विभाग है उसने लगभग 124 के करीब 137 के करीब गर्ल्स को आइडेंटिफाई किया था जो गरीब घरों से थे, स्कूलों में पढ़ रही है। उनको वैसे तो सरकार एजुकेशन का खर्चा जो है फ्री है, किताबें भी देती है, सब कुछ देती है, बट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी होता है। तो हमने 137 गर्ल्स को आइडेंटिफाई किया, और उसमें मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। हमने कहा कि 5,000 हर बच्चे के खाते में हम डालेंगे ताकि उसका 1 साल का खर्चा निकले। तो काफ़ी टीचर्स ने किया, 137 टोटल हैं। तो इसमें भी और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैंने डिप्टी डायरेक्टर महोदय के साथ वो लिंक शेयर किया है जिसमें आप ऑनलाइन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उन बच्चियों के खाते में पैसे जाएंगे, और गर्ल्स एजुकेशन पे चंबा में काम करने की बहुत ज़रूरत है, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं, मैं उन डिटेल पे नहीं जाऊँगा, लेकिन ये तो हम सभी मानते हैं कि गर्ल एजुकेशन उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बॉयज़ की एजुकेशन है, उनको भी उसी तरह से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरी शुभकामनाएं आपको इस वर्कशॉप के लिए। और एक मैंने प्रिंसिपल साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब से ये अनुरोध किया है कि हम प्रिंसिपल्स के साथ बैठेंगे, स्कूल हेड्स के साथ बैठेंगे, जिसमें उन स्कूलों के साथ सारे तो नहीं हम बुला सकते, लेकिन जिनकी जो टॉप परफॉर्मिंग स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे चंबा के, सीनियर सेकेंडरी या हाई, प्लस जो बॉटम परफॉर्मिंग है, तो दोनों को इकट्ठे बिठा के विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनसे जो कम परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी आपस में डायलॉग हो, डिस्कशन हो, और एक स्ट्रेटेजी वर्कआउट हो कि हम किस तरह से शिक्षा का स्तर बेहतर कर सकते हैं, ताकि सभी बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े और चंबा आगे बढ़े। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज इस कार्यशाला में बच्चों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए जो चिंतन होगा, निसंदेह ही 2024 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट में मुझे लगता है कि आपके मार्गदर्शन में जिला चंबा जरूर अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। आज की इस कार्यशाला का थोड़ा सा स्वरूप, क्या शेड्यूल रहेगा हमारा, मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। पहला सेशन हमारा समरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट रहेगा, जिसमें 2017 और 2021 की नेस रिपोर्ट डिस्कस की जाएगी प्रेजेंटेशन के माध्यम से।
उसके बाद समरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चंबा। जिला चंबा में क्या उपलब्धि स्तर रहा है हमारा, किन किन विद्यालयों से, कितने छात्रों ने इस टेस्ट को दिया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। जो बार बार अभी हमारे जिला उप शिक्षा निदेशक महोदय और जिलाधीश महोदय ने भी बात की है कि जिला चंबा की 2021 की रिपोर्ट हमारी 2017 के कंपैरिजन में थोड़ी सी नहीं कहूँगी, ज़्यादा चिंतनीय थी। और उसके ऊपर आज ये जो हमारी बैठक हो रही है, गेट टुगेदर हो रही है, उसमें निसंदेह एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि किस तरह से हम अपने जिला को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं और क्या होना चाहिए, जिसमें सभी की सहभागिता, आपके सुझाव यहाँ पे आमंत्रित किए जाएंगे। इससे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है सर। 1663, जिसमें प्राइमरी है 1185, अपर प्राइमरी है 2242, अपर प्राइमरी विद सीनियर और हायर सेकेंडरी 151, और अपर प्राइमरी विद हाई स्कूल 85। थोड़ा कम हुआ है स्कूल। तो इन स्कूलों में अगर हम इनरोलमेंट की बात करें, हम ये जानते हैं कि आप सभी शिक्षक भी हैं, प्राचार्य हैं, हेड टीचर्स हैं अपने अपने स्कूलों के, बट आज आप जो भी हैं, एसएमसी मेंबर्स भी हैं, आज आप एक मैनेजर की तरह इस रिपोर्ट को देखिए और इस रिपोर्ट से कैसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और 2024 में इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं आंकड़ों से ही पहले चलता हूं। हम सभी जो भी लोग शिक्षण, प्रशिक्षण और उसके मैनेजमेंट, आयोग ही पीजीआई का काम करती है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। और यह जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, इसके अंदर नेशनल अचीवमेंट सर्वे का कंपोनेंट बहुत भारी है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग होती है सर्व शिक्षा अभियान की, उसका बेसिस अब पीजीआई हो गया। क्योंकि आपको अगर अनुमान होगा, यह गवर्नमेंट ऐसा प्रयास करती है कि जो यूनिवर्सिटी या जो स्टेट या जो एजुकेशन सिस्टम जितना बेहतर प्रदर्शन करता है, उनको उतनी ऑटोनॉमी दी जाए और उनको उतना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। तो यह इस बात पर निर्भर कर रहा है कि किस तरह से जो हमारा स्टेट उसमें परफॉर्म कर रहा है पीजीआई लेवल में। मैं इस पीजीआई की फाइल को ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मैं फिर से इसको ओपन करता हूं। जो है 1000 पॉइंट्स के अंदर सारे स्टेट्स को रैंक किया जाता है, जिसमें लर्निंग आउटकम एक विषय है, एक्सेस एक विषय है, गवर्नेंस एक विषय है और इक्विटी एक विषय है। इन सभी पैमानों पर सारे स्टेट्स को 1000 मार्क्स के अंदर मार्क्स दिए जा रहे हैं। इन मार्क्स के आधार पे स्टेट का एक रैंक होता है और मुझे बड़ा खेद, मैं अभी प्रयास करूंगा कि इसको दिखाने का, बट ये ओपन नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। 2021 की क्या तस्वीर है, हम जो है पश्चिमोत्तर भारत लेते हैं और पश्चिमोत्तर भारत में आप पाएंगे कि हमारे दो निकटवर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल, ये सभी जो है पर्पल ब्लू के पैच में हैं, जिनके स्कोर्स ज्यादा हैं। और हिमाचल, जो कभी केरल का साथी था, नंबर 1 नंबर 2 की रेस होती थी, हिमाचल
राजस्थान और पंजाब से भी पीजीआई स्कोर्स में पीछे आ गया है। ये बस हमारे चिंतन का विषय है, हम आगे स्कोर्स को देखते हैं। ये स्कोर्स है 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। आपको इसमें हिमाचल दिख रहा है? हिमाचल कहां पर है सर? आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11th पोजीशन पर है पीजीआई स्कोर में। और सर इससे ऊपर के जो राज्य हैं आप देख पा रहे हैं, पौंडीचेरी, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये सभी राज्य हैं जो कभी हिमाचल से नीचे हुआ करते थे। और अगर आप 2017 का भी स्कोर देखें, ये रैंकिंग 2021 के स्कोर पर है, आप 2017 का स्कोर देखें तो हिमाचल को 736 पॉइंट्स हैं और उड़ीसा को 734 हैं, पौंडीचेरी को 689 पॉइंट्स हैं। लेकिन ये रैंकिंग जो है 20-21 के पॉइंट से बनी है, इसीलिए वहां पर हिमाचल उड़ीसा से भी और 1-2 पॉइंट से नहीं, अच्छे खासे 8 पॉइंट से पीछे रहा है। ये मैं पीजीआई इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे पीजीआई रैंक में हम पीछे होते जा रहे हैं, हमारी समग्र शिक्षा की फंडिंग उससे अफेक्ट हो रही है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं कि ये पीजीआई होता किन चीजों पर है। जैसा कि मैं बता रहा था जब फाइल ये ओपन नहीं हो रही थी, लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और गवर्नेंस। हम आज लर्निंग आउटकम पे बात कर रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट अचीवमेंट पे बात कर रहे हैं। एक्सेस में हिमाचल को अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर आप देखेंगे हिमाचल को एक्सेस में अगर 80 पॉइंट है तो हिमाचल को 77 पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो एक्सेस में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां हो रही है सर? एक्चुअली ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। राजस्थान को 180 में से अगर आप देख पा रहे हैं तो 168 पॉइंट मिले। तो यह एक एरिया है लर्निंग आउटकम का जहां पर ज्यादा पॉइंट दिला सकते हैं। हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय बैठे हुए बहुत से 271 और 305। तो यहां पर भी गवर्नेंस और लर्निंग आउटकम ये दो एरिया हैं जहां पर हम और प्रगति करके हिमाचल को, जो इसका पुराना पोजीशन था नंबर 1, नंबर 2, हम केरला से या तो आगे होते थे या केरला से पीछे होते थे, लेकिन कभी नंबर 3 नहीं होते थे। अब हम देखते हैं कि इसमें लर्निंग आउटकम या नेस के रिजल्ट का कितना उपयोग है। मैं नहीं जानता कि 2021 के नवंबर 12 को आप कहां थे, या नवंबर 12 में जब ये नेस का इम्तिहान हो रहा था, हो सकता है आप उसमें जुड़े हो। लेकिन इस नेस के स्कोर्स को आप देख पा रहे हैं कि ये नेस का स्कोर, एवरेज स्कोर इन क्लास 3 गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल, एवरेज मैथमेटिक्स स्कोर इन नेस, ये सारे नेस के स्कोर्स आपके स्टेट के पीजीआई पॉइंट्स डिसाइड कर रहे हैं। इसीलिए इस कार्यशाला को थोड़ा भी कमतर करके मत आके, इसमें आप जितनी तल्लीनता से आप पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकें, एक लर्निंग आउटकम को अचीव करने का या एक सब्जेक्ट को एक क्लास के ऊपर अचीव करने के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं, कुछ सहयोग कर सकते हैं पूरे जिला को, वो काफी मददगार होगा स्टेट लेवल पर इस चीज को समझने के लिए। आप जैसा कि देख रहे हैं लर्निंग आउटकम में सारे नेस के रिजल्ट्स हैं और ये नेस के रिजल्ट्स ही 180 पॉइंट्स डिसाइड कर रहे हैं, जिन 180 पॉइंट्स में हम 140 पॉइंट्स में। इतना ही नहीं है, एक्सेस के तो आपके रिटेंशन डिफरेंट आउटकम्स हैं, लेकिन जब हम इक्विटी में आते हैं, इक्विटी के अंदर आता है शेड्यूल्ड कास्ट और जनरल कैटेगरी के बच्चों के बीच क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस के 20 पॉइंट्स है। डिफरेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड जनरल कैटेगरी इन मैथमेटिक्स,
in language, again scheduled tribe and general category in mathematics and language. Again, if there is a difference between rural and urban, इसके points हैं. उसके बाद इतना ही नहीं, हमारे डाइट से जो ट्रेनीज हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स अचीव्ड बाय गर्ल्स एंड बॉयज. आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 36. इसके भी अगर नैस में अगर किसी तरह की विसंगतियां रहती है कि लड़के और लड़कियों के अचीवमेंट में कोई डिफरेंस है, तो इसके नंबर पीजीआई में हमारे काटे जाते हैं. तो हम इस तरह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले इस नैस की रिपोर्ट को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लें, और इस पर आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये आपके जिला के लिए हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ स्टेट लेवल में जो ये स्कोर आते हैं वो स्टेट के लिए हेल्पफुल होगा, और इससे स्टेट के एजुकेशन सिस्टम को बराबर जो है सपोर्ट मिलता रहेगा. नैस 2021 की परीक्षा हुई थी. मैं अलग अलग जिलों में गया और अलग अलग जिलों से हमें नाम विपरीत आए हैं, बल्कि नैस की परीक्षा को जो उसको ऑपरेशनल रूप दिया गया. आप भी जो जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि डीएवी और सीबीएसई की मदद से 2021 का नैस करवाया गया था. तो हो सकता है उसमें कुछ ऑपरेशनल इश्यूज भी आए हों. उन ऑपरेशनल इश्यूज को लेकर भी आप चर्चा कर सकते हैं. पूरे देश से ऐसा नहीं है, जैसा कि डीसी सर बता रहे थे कि पहले इंस्पेक्शन के टाइम में ही लोग क्लासेस में जाते थे और वहीं से एक टेस्ट हो जाता था. तो यह सैंपल बेस्ड टेस्ट ऐसा ही है जैसा कि हम चावल को टेस्ट करते हैं कि पूरी पतीली क्या चावल बन चुका है या नहीं. तो वो एक रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं. पूरे देश से 1,18,000 स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट किए और 34 लाख स्टूडेंट्स इसमें अलग अलग कक्षाओं से पार्टिसिपेट किए. हमारे एसएमसी के भी मेंबर्स हैं, हम उनको भी एक बार फिर से अवगत कराना चाहते हैं कि यह नैस बेस्ड परीक्षा जो है, यह शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षा के सिद्धांत हमारे जॉन पियाजे ने एक्टिव लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करी थी. तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो क्लास 3 और क्लास 5 में होती है, और एक्टिव लर्निंग जो क्लास 5 के बाद का जो फेज होता है, जहां पर बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व होना होता है एजुकेशन में, उसके बेसिस पे ग्रेडेड किया गया है. उनके आधार पर 3, 5, 8 और 10वीं के कक्षा का चयन किया गया. रियलिटी से अलग नहीं है, और जो रूरल परिवेश चंबा के जो सैंपलिंग हमने स्टेट लेवल पे दिखाई, वही सैंपलिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगी, और हो सकता है कि चंबा का ग्रामीण परिवेश 90% भी हो, जो स्टेट लेवल में 80% है. तो बट यह सैंपल है और यह बताता है कि किस तरह से जो है अभी चंबा की स्थिति 2021 में आई. अगेन मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऑपरेशनल इश्यूज रहे हैं. रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स में कुछ स्कूल्स भी ऐसे होंगे जो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे. अब लास्ट में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि यह नैस कंसल्टेशन वर्कशॉप डायरेक्टर महोदय, हमने सभी 12 जिलों में, अभी स्पीति में 27 को होनी है, सभी 12 जिलों में हुई है. अगले साल हमारा बजट अप्रूव्ड है, हम सभी ब्लॉकों में जाएंगे और हम डिस्कशन पे नहीं करेंगे, हम लर्निंग अचीवमेंट पे बातें करेंगे. लर्निंग अचीवमेंट पे बातें करने का मतलब मेरा ये है कि आगे की जन में ना करें और कि क्या अचीव हुआ और क्या कमी रह गई. हम चाहेंगे कि हम एक लर्निंग आउटकम को एड्रेस करें. यहाँ पर आज के लिए हम केवल एक ही लर्निंग आउटकम को एड्रेस करने का कोशिश करेंगे. कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि हम आज केवल रिपोर्ट को देखने और कहां पे हम आगे हैं, कहां पर हम नीचे हैं, इसकी चर्चा नहीं करेंगे. हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस रिपोर्ट कार्ड को हम नीचे से फिल करेंगे, जो लर्निंग आउटकम्स पे बातें करेंगे. जैसे कि इसके अंदर हर विषय के लर्निंग आउटकम्स भी,
तो हम नंबर्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित रहेगी कि हम आज एक विषय को, जो ग्रुप में हम चर्चा करेंगे, कोई एक विषय को उठाएं और उस विषय के एक लर्निंग आउटकम को देखें और ऐसी टीचिंग और ऐसी पेडागोजी की चर्चा करें जिससे हम 100% अचीवमेंट पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम इसी के साथ रखने के बाद इंक्लूड किया गया था आपका ज्योग्राफिकल। अगर हम बोलें अर्बन और रूरल एरिया, हमारा स्टेट है बेसिकली 70% इट्स रूरल एरिया। तो जो सैम्पलिंग हुआ था उसमें से 70% आपका रूरल एरिया से कैंडिडेट्स को लिया गया था, वट एवर नंबर दैट वाज, बट 70% उसमें से अर्बन और रूरल को कैटेगराइज उसी तरह से किया गया था जो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं। आप अगर बात करें कि लास्ट एक ईयर में कोविड की वजह से काफ़ी सारी चैलेंजेस रहे थे आप लोगों के लिए भी, स्टूडेंट के पास भी, और अगर हम इस स्पेसिफिक एरिया की ट्रेन की बात करें तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और अगर फ़ोन है भी तो एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहा था। बट उस पॉइंट को भी अगर आप देखें, अगर आप इसमें रिपोर्ट पे देखा जाए तो सभी से डिस्कशन होने के बाद कितने % लोगों के पास एक्सेस था, नहीं था, वो सारी चीज़ें कंक्लूड की गई थी। उसके बाद अगर आप बात करें आने के बाद कि जेंडर स्पेसिफिक था, वो मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि जेंडर मेल फीमेल का सेगमेंट कैसे रहा था। वो सारी चीज़ों के रेशोज हमने यहाँ पे निकाल दिए गए थे ताकि हम आगे के लिए वे आउट निकाल पाएँ, क्योंकि समस्या का होना और उसे ढूंढ लेना इज़ नॉट द वेरी बिग अचीवमेंट। द प्रॉब्लम ये कि आपको प्रॉब्लम पता लग जाए उसके बाद भी आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, दैट इज चैलेंज। और आई गेस इस पूरे सर्वे का अगर नेशनल लेवल पे सभी स्टेट का किया गया और इतना सारा एक्सपेंस और बजट उस चीज़ पे लगाया गया तो कोई ना कोई तो वैल्यू रही होगी। आप अगर अभी तक की बात करें, हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, लिटरेसी रेट्स में अगर आप पीछे देखें पिछले सर्वे, ये पहली बार कोई इस तरह का सर्वे नहीं हुआ है। आप सभी इस ट्री की ब्रांच कहीं ना कहीं रहे हैं, तो ये सर्वे 2001 से हो रहा है, बट हर बार एजेंसी के नाम चेंज होते रहे, तो 2001 से लेकर हर 3 साल बाद ये सर्वे होता रहा है। और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो आप सभी को पता है, एज आदित्य टोल्ड, कि हम हमेशा नंबर 1 और नंबर 2 पे रहे हैं। बट अब जब बात करते हैं कि लिटरेसी रेट इतना हाई होने के बाद भी जब सर्वे में थोड़े से चेंजेस किए जाते हैं और हम इसे क्वालिटी इंडेक्स की तरफ ले जाते हैं तो इतना ज़्यादा फॉल कैसे आ गया। जो आदित्य जी बात कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ में हम जब भी सर्वे होते थे तो हम फर्स्ट हाफ में होते थे, अब हम सेकेंड हाफ में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूसिवली अगर हम डायरेक्टर सीट का बात करें या एसपीडी सर की बात करें तो उनका मैसेज सिर्फ यही था कि रिपोर्ट आ गई है, दैट्स टोटली फाइन, बट सभी को पैटर्न पता होना चाहिए। और हम धन्यवाद करते हैं कि सभी प्रधान, आपके एसएमसी मेंबर्स और जितने भी पेरेंट्स वगैरह हैं इस मीटिंग में इंक्लूड है, और सभी से आशा ये की जाए कि जब आप वापस आएँ तो एटलीस्ट उन्हें इनका पैटर्न बता दें, ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की कुछ चीज़ें हों तो एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड पैटर्न, तो क्या चीज़ें होती है और क्या बेनिफिट हम उससे ले सकते हैं। तो दैट वाज द ओनली पर्पस। बट सिर्फ अभी यही था कि अगर क्वालिटी की हम बात करें एजुकेशन में, दैट इज़ गैप। चैलेंजेस हर जगह है सर, हमें हर जगह रहेंगे, अभी भी हैं और पहले भी रहते हैं। आप ग्राउंड रियलिटी पे अगर जाते हैं, अगर आप चंबा को शिमला से मैच करेंगे तो टोटली डिफरेंट होगा। मैं एक मेडिसिन वो नहीं दे पाऊंगा जो मैं शिमला में दे दूंगा, यहाँ पे हो पाएगा। सभी का पैटर्न अलग रहेगा, बट आप इस सिस्टम से जुड़े हैं, आपको टर्मिनोलॉजीज पता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, और आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि आप उसका पैटर्न से देख सकते हैं। बट ओवरऑल स्टडी को अगर समराइज़ किया जाए तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने बच्चों को सिर्फ एक चीज़ करवाना है जो हमें इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में करने की ज़रूरत है, दैट इज़ आपने सिर्फ बच्चों को ये बताना है कि आपने कैसे सोचना है, क्या सोचना है, ये नहीं सिखाना है। तो आप जो मर्जी पढ़ा रहे हैं उसमें आउट कंक्लूजन ये होना चाहिए कि बच्चा उसको समझ पाए, रिलेट कर पाए कि वो एजुकेशन उसे किस तरफ ले जा रही है और उसके आउटकम्स क्या रहेंगी। दैट्स द ओनली वे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सर्वे का पैटर्न देखें उसमें जो क्वेश्चन थे वो लॉजिकल थे। आप लर्निंग आउटकम की बात करते हो और ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार सुना होगा या आपके पास हमेशा ईयर से छप के आते रहे होंगे कि आपको ये लर्निंग आउटकम्स करने हैं। तो लर्निंग आउटकम के बेसिस पे आपका सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई थी, उसी में से क्वेश्चन किए गए थे। बट अगर आप पैटर्न देखिए अभी नहीं दिखा पाएंगे, बट आई रिक्वेस्ट आदित्य जी के सेकंड हाफ में आप जो लर्निंग आउटकम्स के पैरामीटर्स जो क्वेश्चंस के थे कि वो 3rd क्लास का अगर बच्चा है तो उससे किस तरह के क्वेश्चन किए गए जो नहीं दे पाया, कितने % वो बच्चे थे जो उस चीज़ को नहीं कर पाए, दैट्स द चैलेंज। तो हम चाहेंगे कि एक बार उस तरह की चीज़ें पता हो, ताकि क्लासरूम में बहुत बार होता है बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, आपके पास इतना टाइम भी नहीं हो पाता, वी ऑल अंडरस्टैंड। क्योंकि जब से एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने वाली है उसमें आपके साथ बहुत सारा डाटा आप ही के पास से आ सकता है, यू आर द ग्राउंड पीपल, तो वी टोटली अंडरस्टैंड। बट हमें यह है कि प्रैक्टिकली इस चीज़ पे बात की जाए। टू वांट टू कंटिन्यू ऑन दैट पार्ट, तो आप एक बार देख लीजिए, आदित्य विल कंटिन्यू विद द लर्निंग आउटकम्स कि वो क्या क्या क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एज पर लर्निंग आउटकम्स थे, जिसे आप समझने के बाद आई गेस उसे फिजिकली थोड़ा सा कर पाओ कि आपने स्टडी का पैटर्न दे तो दिया, बट हम इंश्योर कर पाए कि सभी ने वही समझा जो हमने समझाने की कोशिश की थी। सो आदित्य आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें, जल्द स्टार्ट करिए। फिर यह ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस का यह क्वेश्चन, नैस के क्वेश्चंस बाहर नहीं आते, क्योंकि उसका एक कारण है कि हमारे यहाँ क्वेश्चन इसलिए नहीं आउट होता है कि उसके बाद उसके विषय उस पर कोचिंग संस्थान शुरू हो जाएंगे। और राजस्थान अगर नैश में टॉप कर रहा है तो राजस्थान के अंदर ऑलरेडी कोचिंग संस्थान शुरू हो चुके हैं।
जो नेस्ट पर चल रहे हैं, आप नोट कर रहे हो, आप जानते हो। तो प्रश्न का जवाब क्या है? मैं आपसे यह पूछूंगा कि आप अगर आज आप BRCC और हेड टीचर हैं, आपने भी कभी टीचिंग करी है, आपकी कक्षा के कितने छात्र इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं? यह इतना कठिन नहीं होना चाहिए, हम अपनी कक्षा को अच्छे से जानते हैं। इस पर क्लाइंट ज्यादा बेइज्जती हुई। कोई भी बोले ये सही, इसका कोई सही जवाब तो हो ही नहीं सकता है हमारे की। आपको क्या लगता है सर, आप ही बताएं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको पीसा का भी क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। नेस के क्वेश्चन, पीसा के क्वेश्चंस कभी भी मतलब मेमोरी आधारित नहीं, प्रैक्टिस आधारित। आपने एकदम सही पकड़ा। लेकिन अभी बताइए, जो आइडियल कंडीशन में हमारी किसी भी कक्षा 5वीं के या भारत के किसी भी कोने की कक्षा 5वीं के कितने प्रतिशत बच्चे इसका सही जवाब देंगे? सर जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन। जो आप रिटेंशन की बात करें ना, बच्चे मिलीलीटर भी पढ़ाया गया होगा क्लास में, ऐसा नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं दो चीजों को, कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। वो हाईएस्ट लेवल हो गया था। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को, वो जो फर्स्ट लेवल वो सीखती है बड़ी। चलिए, अच्छी बात है। लोगों ने ऐसा कहा कि जब आप नेस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप सिलेबस ही बदल दीजिए, सिलेबस में क्यों जा रहे हैं? और उन्होंने ऐसे प्रश्न नहीं डाले, काफी गंभीरता पूर्वक और खड़े होकर उन्होंने बताया कि आप स्टेट से सिलेबस ही बदलिए। उन्होंने कहा कि सर सिलेबस तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सिलेबस तो एक ऐसी चीज है, जैसे हमने कहा कि मेरी बहन की शादी है, सभी को कुर्ते में आना है या सभी को साड़ी में आना है। अब किसकी साड़ी कितनी चमक रही है और किसका कुर्ता कितना चमक रहा है, ये तो मैं नहीं तय कर रहा। आप जैसे कह रहे हैं कि जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर हमारा स्टार्ट होता है रिमेम्बरिंग से, अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्लाइंग होता है, फिर एनालाइजिंग होता है, फिर क्रिएटिंग होता है, तो हम वहां तक जाए। और सर पिज़्ज़ा का सभी ने नाम सुना होगा, बच्चे आप सभी अभी शिक्षा में पैर रख रहे हो। पिज़्ज़ा जो है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जो 78 कंट्रीज में होती है और इंडिया भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं लार्जर पिक्चर ये है कि कोई भी कंपनी भारत के लोगों को भी और भारत की शिक्षा से निकले लोगों को भी एम्प्लॉय करने का हौसला रखे। इसके लिए हमको इंटरनेशनल टेस्टिंग पे भी जाना होगा, ये तो हमारी नेशनल टेस्टिंग है। और पिज़्ज़ा का सर एक क्वेश्चन था, बिल और इनवॉइस में क्या अंतर है? और मैंने IIT कानपुर के PhD इकोनॉमिक्स से पूछा कि बिल और इनवॉइस में क्या अंतर है, और उन्होंने कहा कि बिल और इनवॉइस में कोई अंतर नहीं। और अगर जो जानते भी हैं वो भी उनको अलग तरह से नहीं बता पाते। ये चीज है कि जो हाईएस्ट लेवल है, जहां पे आप क्रिएट करते हैं, तो वहां तक पहुंचते हैं। एक दो सवाल हम और देखेंगे। सर आपके 60% जवाब दे देंगे। ये हिमाचल की बात है, फ्लाइट्स की वोट ये नहीं है। आपको दिया गया है कि आपको उसमें आउटकम्स 2024 के लिए सेट करना है। एलोज आपका हर क्लास का कुछ एक डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स हैं, वो हर क्लास के डिफरेंट है, आप सभी को पता होगा। बट जो नेस की रिपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट वाले पर्टिकुलर सेगमेंट का सेग्रीगेशन कैसे रहेगा, तो वो आपके पास डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहली बात करते हैं कि हमारे पास अचीवमेंट 100% कितना हुआ है, कितने परसेंट एलोज जो रहे हैं जिन्होंने अपना अचीवमेंट 100% किया है, जो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट किया जाएगा। बट इसमें अगर आप फॉर्मेट पे देखेंगे तो आप इसे क्लियर देख पाएंगे। आपको यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डालना है, आपको टोटल एलोज आपके क्लास वाइज ऑलरेडी इसके नेस की रिपोर्ट पे मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ क्लास 3rd की और मैं हिंदी की बात करता हूँ, तो शायद इसमें 2 एलोज हैं ऑलरेडी, टोटल 2 एलोज हैं। आप अगर उसको डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट में देखेंगे रिजल्ट कार्ड में, तो 2 एलोज को बताया गया है कि उसने डिस्ट्रिक्ट में कितना % मार्क अचीव किया है।
वो मार्क अचीव करने के बाद आपने देखना है कि वो कौन से सेगमेंट में फॉल कर रहा है, 100 है, बिलो 75 है, बिलो 50 है और बिलो 25 है। तो आपको नंबर ऑफ एलोज उसमें मेंशन कर देने हैं। अगर एक एलोज आपका 100% में फॉल करता है तो इस प्रीवियस 2021 की रिपोर्ट के बेस पे आपने बनाया। आने के बाद व्हाट यू विल डू इन नेक्स्ट कि आने के बाद इसी के नीचे वाले सेकंड कॉलम में आप मेंशन करोगे 2024 में आप उस एलो को कौन से सेक्शन में देखना चाहते हो। कि उसके रिजल्ट अगर आए तो अगर फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू नॉर्मल एग्जांपल, अगर अभी वो बिलो 25 फॉल कर रहा है तो आई जस्ट वांट कि नेक्स्ट सेशन में जब इस तरह का सर्वे हो तो मैं उसे 75 के अराउंड देखना चाहता हूँ। रूल की कंडीशन या डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन को करने के बाद उसे रियलिस्टिक डाटा में कन्वर्ट करके वो परसेंटेज में डाल सकते हैं। नीचे वाला सेगमेंट आपको क्लियर हो गया। सभी क्लासेस के एलोज डिफरेंट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया सिर्फ क्लास 30 हिंदी का जिसमें 2 एलोज हैं। मैथमेटिक्स की परसेंटेज भी दी गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, नेशनल, स्टेट वाइज और नेशनल वाइज। तो आपको डिस्ट्रिक्ट पे सिर्फ फोकस करना है। बट हम ट्राई करेंगे कि ग्रुप इस तरह से इलैबोरेट किया जाए ताकि सभी का पार्टिसिपेशन जो उनका करंट लेवल है पढ़ाने वाला, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आई भी करूँगी। अब बॉटम वाला पार्ट क्लियर हो गया सर सभी को। अगर आपको और सपोर्ट चाहिए होगी तो जैसे ये हो जाएगा तो आई कम टू यू। बट अगर आप नेक्स्ट की रिपोर्ट को देखोगे और क्लास में जो आपको ये सर्वे का बॉटम से स्टार्ट करोगे तो आपको दोनों में मैचिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आदित्य व्यू टेकिंग द लेटेस्ट सेशन। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वी हैव डिस्कस विद देम। फॉर एग्जांपल अभी आपको सिर्फ ये करना है जो आपको क्लास 3 का भी है, 5th का भी है और उसकी पर्टिकुलर परसेंटेज में आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज सेकंड वाली शीट आप एलोज को नंबर ऑफ एलोज को कौन से सेगमेंट में देखना चाहते हो, 100%, 25, 70%, जो भी आपको थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, यू कैन फिल दैट। रिपोर्ट कार्ड्स कुछ कम पड़ रहे हैं। मैं कहूँगा कि नैस को पॉपुलराइज करने के लिए नैस की एक ऐप भी है और हमारे डाइट के कोऑर्डिनेटर मिस्टर रविंद्र कंवर, यदि मेरी आवाज़ सुनते हैं 100% इसको अचीव किया जा सकता है, 75 तक इसको और 50 कितने बच्चे के रहना उस पर अगर कम EVS जो है वो ग्रुप नंबर 5 में भी लिया है। क्लास 3 में EVS इस तरह से हमारे 6 ग्रुप बने हैं। एक बार मैं पूरा अनाउंस कर देती हूँ। उसके बाद ग्रुप 3 में श्री हुसैन सर ने जो किया है। उसके बाद ग्रुप नंबर 4 में मैडम श्रीकला जी हैं जो कि प्रिंसिपल ज्ञान है। 8th क्लास में साइंस और हिंदी इन्होंने किया है। 5th ग्रुप में नेम जी और देसी हैं हमारे और इन्होंने 3rd क्लास का ग्रुप बने हैं। मैं आदित्य से और इनसे जानना चाह रही हूँ कि कृपया सभी ध्यान दें। 40 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है। 40 मिनट यानी कि अब कितने होंगे हमारे कितने